अभी आपके सामने जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, राइट? तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले इसको सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं। एंड वी आर ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्क्रीनर, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता है। इट्स अ वेरी इट्स नॉट द मोस्ट डिटेल्ड, बहुत डिटेल में सीखना है तो यू हैव टू गो टू द एनुअल रिपोर्ट्स, बट इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन एंड सिमिलर लुकिंग। तो इन्होंने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल्स के लिए एक है, और बैंकिंग सेक्टर के लिए अब इन्होंने सेपरेट कर दिया। पहले नहीं होता था। तो किसी भी कंपनी को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन इजी हो जाता है, बिकॉज दे हैव अ सिमिलर फॉर्मेट running through across all industries and across all sectors। तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म, सिंपल है, एंड यहाँ से जर्नी शुरू होती है। ये जो है, दिस दैट यू सीइंग ऑन द टॉप, है ना? तो ये तो डेट दिख रहा है। फिर टीटीएम क्या है? 12 मंथ्स, है ना? व्हाट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मतलब पता है आपको, मेहुल जी? मतलब 12 महीने का पूरा हाँ, आगे मतलब। ये हाँ। पीछे 12 महीने, ठीक है? तो लास्ट रिजल्ट हाँ जी। कब आई? लास्ट रिजल्ट मार्च। मार्च तो भी आया है। जनवरी के मतलब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आया है ना। तो जनवरी में कभी आया होगा, है ना? हाँ, जनवरी फरवरी। हाँ। हाँ, जनवरी फरवरी में आएगा, यूजुअली जनवरी में आया था। जनवरी फेब में आया होगा, मतलब दिसंबर क्वार्टर का है, करेक्ट? बराबर तो बराबर। ये 12 महीने का मतलब दिसंबर 25 से लेके, और पीछे 12 महीने जाएंगे तो दिसंबर 24 का ये रिजल्ट, ये जो दिख रहा है आपको, कौन सा वाला? ये ट्रेलिंग। बराबर। ट्रेलिंग। ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ओके। हाँ, ये समझ गए ना? अब ये, हाँ जी सर। दिस इज टॉप लाइन बोलते हैं, क्योंकि पहली लाइन है ये रो में। और इसका ये भी मतलब होता है कि रेवेन्यू कितना है, बिजनेस कितना है, धंधा क्या है। और मैं इसको बोलता हूँ, ये आपका बेसिकली मार्केट शेयर है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अब ये मार्केट शेयर कैसे है? तो मार्केट शेयर एक हमेशा परसेंटेज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इंडस्ट्री का 40% जो सेल्स है, वो अ, ये नंबर है। अब दो चीजें होती है, 40% मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम हो सकता है, तो वो एक अलग नंबर होगा, है ना? और 40% शेयर हो सकता है पी टर्म्स में, हो सकता है आईएनआर टर्म्स में हो सकता है। तो ये जो 40% है, मान लीजिए कि 40% दर्शाता है इन रूपी टर्म्स। तो ये जो 1 लाख 1,42,000 ऑड नंबर जो आप यहाँ देख रहे हैं, दैट इज एसेंशियली 40%। तो अगर मुझे टोटल इंडस्ट्री का सेल्स जानना है, तो मैं क्या करूंगा? आई कैन लुक एट 1,42,000, मोटा मोटी 8,000। सो 1,42,000 डिवाइडेड बाई 0.40, ये 40% लगभग। पहले 50 था, फिर 45 हुआ, किसी सेगमेंट में 40 है, किसी में 45 है। तो टोटल इंडस्ट्री की सेल्स कितनी होगी? लगभग। तो ये थ्री इंडस्ट्री, फिफ्टी फाइव हाँ, 350। तो ये इंडस्ट्री, तो मैं मार्केट शेयर ही बोलता हूँ, क्योंकि ये किसी परसेंटेज का नंबर है ना? मतलब कि दिस इज पार्ट ऑफ सम इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री इतनी पूरी है, और उसका 40% अगर है, 1,41,000 या 1,42,000, तो पूरा कितना है, पूरी इंडस्ट्री के की क्या साइज है, इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो मैं पता कर सकता हूँ। तो ये एसेंशियली क्या है? मार्केट शेयर भी है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर ये इम्पैक्ट होगा, ये मतलब सेल्स इम्पैक्ट होगा या मार्केट शेयर इम्पैक्ट होगा, तो स्टॉक पे सीधा सीधा असर। जैसे कि कोविड में ताला आपने लगा दिया, लॉकडाउन लग गया, तो स्टॉक प्राइसेस इमीडिएटली गिर गए। क्यों? क्योंकि आपने उनके सेल्स को इम्पैक्ट कर, ठीक है? नाउ कैसे कंपेयर करेंगे इसको? ऐसे भी कंपेयर किया जाता है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। सो दिस इज नोन एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। समझे आप? बराबर सर। है ना? सो दिस इज हाँ जी। क्यों, सीक्वेंशियल बेसिस पे, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिए इस क्वार्टर में। ये रिकवरी के लिए होता है, ठीक कंपैरिजन। मतलब मान लीजिए सेल्स बहुत गिर गया हो, 50-60% साफ हो गया, मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल, मारुति में ना ही हो तो ये हम सब चाहते हैं, बट मान लीजिए कि किसी कारणवश फॉर लॉकडाउन 35,000 पहुंच रहा है। अब आप थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं मार्च 2022 तक वेट करूंगा,
कंपेयर करने के लिए, दैट यू कांट से। तो जब भी आप रिकवरी देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कि भाई सेल्स पिकअप हुआ कि नहीं, है ना, क्योंकि इसका एक बेस नंबर है सेल्स का। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मोटा मोटी पिछले कई सालों से ये 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में, करेक्ट। अब अगर ये जी सर। 50% हो जाए, 50% हो जाए, मतलब दिस इज डेप्रिशिएटेड बाई 50%, मतलब 75,000 हो गया। तो आप थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं अगले साल सीजनैलिटी का इम्पैक्ट देखने के लिए मैं एक साल वेट, दैट इज नॉट गोइंग। सो वेन एवर देर इज अ रिकवरी दैट यू आर लुकिंग एट, यू विल ऑलवेज लुक एट सीक्वेंशियल। और तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अदरवाइज अगर मान लीजिए कि सेल्स सेम लेवल पे, ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, सो यू वुड आइडली वांट टू कंपेयर मार्च टू मार्च एंड मार्च टू मार्च। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देर इज अ फंक्शन कॉल्ड क्वार्टरली हियर, आप समझे ना। देर इज अ हाँ जी फंक्शन सर। कॉल्ड, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड क्वार्टरली। आ रही है क्या, देखिए तो। सर स्क्रीन नहीं है सर। हाँ स्क्रीन, ठीक। सो देर इज अ फंक्शन कॉल्ड कॉल्ड क्वार्टर। तो ये क्वार्टरली पे, मैरिन मैम वेरी गुड इवनिंग, है ना। हाय सर, गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई, कुछ बीच में आ गया था। नो नो, तो ये देखिए ये क्वार्टरली है, ठीक। तो इसमें आइडियली यू वुड कंपेयर, मोटा मोटी जो है 40,000 के ऑर्ड में। सो यू कंपेयर इट टू दिसंबर टू दिसंबर टू दिसंबर टू दिसंबर। ये साइक्लिसिटी बोलते हैं या साइक्लिकल नेचर। दिसंबर में कौन से क्वार्टर का है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसमें दिवाली से लेके क्रिसमस के सेल्स इंक्लूडेड हैं, है ना, न्यू ईयर का सेल्स इंक्लूडेड है। तो सीजनैलिटी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कभी कोई सेल्स बहुत ज्यादा गिर जाए, देन यू वुड ऑलवेज लुक एट सीक्वेंशियल। ये कोई ठीक से बताने वाला नहीं है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए कि आप क्यों करेंगे। लोग करते तो है, बस अंधाधुंध किए जा रहे हैं। नो वन नोज व्हाई आई शुड कंपेयर दिस क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर वर्सेस व्हाई शुड आई कंपेयर दिसंबर वर्सेस दिसंबर। तो ये कोई ठीक से लॉजिकल तरीके से नहीं बता रहा है। सीजनैलिटी वाला तरीका लोग अच्छे से बता पाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। बट नो वन इज टेलिंग यू व्हाई यू शुड बी कंपेयर दिस वर्सेस दिस। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इनका, ये कौन सी कंपनी है, एशियन पेंट्स। इनका सेल्स जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है सितंबर के क्वार्टर, देख रहे हैं आप। कैन यू ऑल कंफर्म प्लीज कि 8,000 करोड़ पे आ गया था, है ना। हाँ जी सर। जब इतने यस कभी, सर। हाँ, जबकि इनका सेल्स कभी भी 8,000 करोड़ इतने सालों में नहीं गिरा है। जब आप यहाँ कंपेयर कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपके पास पीछे का डेटा था, है ना। तो आपके पास 4-5 और डेटा सेट थे। ये वाला नंबर यहाँ होगा बिकॉज लास्ट कॉलम होगा। अभी आप आज दिसंबर 2025 के एंगल से देख रहे हैं, तो आज ये एक मिड में आ रहा है और इसके आगे भी डेटा है। बट हैविंग सेड दैट, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक कर्सरी ऑब्जर्वेशन लूँ या ग्लैंस करूँ या एक निगाह डालूं, तो आप पाएंगे कि ये 8,000 करोड़ कभी भी इतना नहीं गिरा, ना आगे ना पीछे। रेयरली गिरता है, गिरता होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ नहीं। तो इसके बाद सेल्स रिकवरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्स रिकवरी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो क्यू जो है इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया जो कि सीक्वेंशियल होता है ना। इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है यूजुअली। ये सब हम लोग को भी बीकॉम लेवल पे पढ़ाना चाहिए था, बट किसी ने इतने डिटेल में पढ़ाया नहीं। और दूसरा होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। ये क्वार्टरली बेसिस, सीक्वेंशियल मतलब क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। और एक हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट वाई वाई बेसिस। अभी इसका क्या मतलब, ईयर भी है क्वार्टर, ये कैसे। सो इट्स अ क्वार्टरली डेटा बट ईयरली कंपैरिजन। मतलब क्या हो गया बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इफ आई वांट टू कंपेयर दिसंबर 2025, किससे कंपेयर करूंगा मैं, क्वार्टर का डेटा। दिसंबर 2024। हाँ दिसंबर 2024। सो दिस इज अगेन क्वार्टरली डेटा बट यू आर कंपेयरिंग ऑन अ ईयरली बेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो ये तो है रेवेन्यू, ये तो है सेल्स। इसमें दो तीन टीम्स इन्वॉल्व हैं। इसमें एक प्राइसिंग टीम है और एक सेल्स टीम है ना। सेल्स टीम का काम है बेचना। डू यू अग्री, यस सर नो। यस सर।
ऑर्डर बुक फिल करना। ऑर्डर लेने आता है ना आपकी दुकान पे, सर अगले महीने का क्या ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर बुक फिल कर रहा है, करेक्ट। हम्म। प्राइसिंग टीम क्या करती है बताइए मैम, सर भाव भाव आपका होगा। भाव निकालती है। हाँ भाव निकलती, मेरीन मैम के कॉस्ट। फिर जो रेगुलर वेंडर होगा मैम आता होगा, मैम अगले महीने का क्या ऑर्डर रहेगा बताइए, या अगले हफ्ते क्या करना है ना, ऑर्डर बुक फिलिंग चल रही है। और दूसरा जो है प्राइसिंग, और इस टाइम पे फंडामेंटल जो है सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ वहाँ ट्रेडिंग के चक्कर में पैसे मत उड़ाइएगा। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, प्लीज मेरी बात गौर से सुनिए। अभी जो है सिर्फ शांति पकड़िए, लड़ाई कॉम्प्लिकेट होती है। एक वीक बाद आप कई लड़ाइयां जब देख चुके होंगे तो आपको समझेगा कि एक वीक में कुछ भी डिसाइड नहीं। एंड प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक फोकस ऑन फंडामेंटल फैक्टर्स ओनली एज ऑफ नाउ, अदरवाइज यू गेट ट्रैप। तो दूसरी है प्राइसिंग। मेहुल जी प्राइसिंग का कुछ बोल रहे थे आप, क्या करती है प्राइसिंग टीम? हाँ सर, प्राइसिंग की टीम भाव निकालती है, जैसे कॉस्ट, पूरा क्या कॉस्ट है उसके अंदर प्लस हाँ प्रॉफिट हाँ, ऐड करती है। सोर्सिंग सोर्सिंग का काम है। प्राइसिंग मतलब सोर्सिंग पे नहीं है, सोर्सिंग पे अभी नहीं आओ। ये प्राइस निकालती है कि मुझे बेचना किस पे, है ना। जैसे कि हाँ जी सर, हाँ जी सर। या एशियन पेंट्स का डब्बा है, हम्म। या मारुति की गाड़ी है मान लीजिए ऑल्टो, है ना। तो 3.5 लाख में हम्म। बिकेगी, कि 4.5 लाख को बिकेगी, कि 3.25 के बिकेगी गाड़ी, कि 3.75 को बिकेगी, कि 4.25 को बिकेगी, ये प्राइसिंग टीम का काम। आप समझे ना। प्राइस हाँ हुआ जी सर। कि सीधा सीधा सेल्स पे इम्पैक्ट। तो सेल्स हम्म। होगा तो कौन कौन लोग फायर हो सकते हैं? एक सेल्स वाले, मार्केटिंग, हम्म। नेशनल हेड्स लास्ट में, जूनियर रीजनल हेड्स पहले। तो सेल्स वाले बंदे फायर होंगे, या फिर प्राइसिंग टीम फायर होगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी कोई बड़ी कंपनी सेल्स के टीम वो सेल्स वाले रिजाइन करते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा जाके कि इन्होंने क्यों क्यों छोड़ी कंपनी। और लिखा रहेगा कि दे हैव हैप्पीली left the company for pursuing their careers, and we wish him better, we wish him all the best for his future endeavors। आपको देखना पड़ेगा इनको, नहीं मतलब जो भी है, इस कंपनी की बात नहीं हो रही है, जिस भी कंपनी की बात है, और हेडलाइन अगर बना है कि सो एंड सो मार्केटिंग हेड ने छोड़ दिया, तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा कि उन्होंने छोड़ा है कि निकाला गया है। अगर छोड़ा था तो प्रॉब्लम है, अगर छोड़ा था तो प्रॉब्लम, अगर खुद से छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में चले गए लोग, तो जॉब छोड़ते ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट निकाला नहीं जाना चाहिए एट दिस लेवल, सीनियर लेवल। जब आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो लार्जली दो तीन कॉस्ट आता है। एक है मटेरियल कॉस्ट, एक है एम्प्लॉय कॉस्ट, और एक सप्लाई चेन का भी कॉस्ट आता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का। वो इसमें कवर्ड नहीं है, बट वो भी जानना जरूरी है। अभी मटेरियल कॉस्ट में, तो इसमें कौन सा डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है बताइए? इस दोनों में इंपॉर्टेंट कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट, दो रॉ मटेरियल। हाँ कौन इन्वॉल्व होगा इसमें? उस बंदे का नाम, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? प्रोडक्शन हेड है सर, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाले। प्रोडक्शन नहीं, परचेज हेड। परचेस हेड है, ओके। परचेज, इसको बराबर। सोर्सिंग भी बोलते हैं, है ना। हम्म। हम्म। क्वेश्चन करता है ना, वो तो इसको बात करेगा। ये तो हम्म। हम्म। सोर्स, तो माल खरीदते हैं, हम्म। 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 बाइंग द रॉ मटेरियल्स एंड देन दिल बी सेलिंग इट, मतलब आफ्टर प्रोडक्शन दिल बी सेलिंग। और एम्प्लॉय हम्म। कॉस्ट, हम्म। विच डिपार्टमेंट? एच एन, एचआर। यस, अच्छा। एच आर है ना। तो अगर एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो किसकी जॉब चली जाएगी? एच आर हेड, समझे ना। एचआर क्या? हाँ, और अगर बहुत ज्यादा महंगा आप, सोर्सिंग आपकी गलत है, रॉ मटेरियल प्राइस आप निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो किसकी जॉब जाएगी? सोर्सिंग या परचेज हेड, या बायर की, या लीड बायर की। समझे आप? इज इट क्लियर? यस सर ने बता देंगे फटाफट। हाँ जी सर। यस सर। हाँ, अब चलते हैं आगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाँ जी सर। ऑपरेटिंग मतलब कि फ्लोर पे या फैक्ट्री पे मिलने वाला प्रॉफिट। ऑपरेट करते हैं ना, जहां से ऑपरेट, कहाँ से ऑपरेट करते हैं? फैक्ट्री से ऑपरेट करते हैं। वेयर हाउस से, सॉरी वेयर हाउस से नहीं, हेडक्वार्टर से तो ऑपरेट नहीं करते, बराबर है। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम्म।
आपको दो तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा, दिसंबर वर्सेस दिसंबर, दिसंबर वर्सेस दिसंबर, दिसंबर वर्सेस दिसंबर। एक ये हो गया कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन है ऐसा, है ना, कि एक एवरेज नंबर क्या दिख रहा है, तो एवरेज नंबर क्या है इसमें। और हो सकता है कि दो अलग फेजेस हों उसके, एक ऐसा फेज लगता हो और एक ऐसा फेज दिखता हो। दो अलग फेज दिख रहा है क्या इसमें? एक 18 से 20% वाला है, बोलना पड़ेगा, बिना बोले आज काम नहीं चलेगा। और एक जो है 23%, 22-23%, जी सर। है ना, कंफर्म कर दीजिए। तो दो अलग सेगमेंट हाँ है। जी सर। हाँ जी। इससे समझ में आया कि बिजनेस में मार्जिन हिट, ट्रांजिशनिंग है मार्जिन्स का। धंधा चेंज हो गया, धंधे का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं पढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाँ जी क्रूशियल। सर। समझे आप? अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, जरा बताइए हाँ मुझे। जी सर। सर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया होगा, एम्प्लॉय के पगार या बढ़ गए होंगे, कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन के लिए जो भी कॉस्ट होगा वो सब हाँ, कॉस्ट बढ़ गए होंगे। करेक्ट, वो अभी नहीं आते। ये सिर्फ इसके हिसाब से बोलिए मुझे, किस रीजन से बढ़ा होगा, दैट वी डोंट नो। रॉ मटेरियल इसके लिए क्यों बढ़ा होगा, नहीं, हाँ, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो सकता है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्यों बढ़ा होगा, ये देख के बताइए क्या दिख रहा मार्जिन हिट हो रही है। है। मार्जिन हिट हो रही है ना? हाँ। तो जब मार्जिन हिट होती है, इसका मतलब कि बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट चेंज हो गया। मतलब एक धंधा एक तरीके से बोलते हैं ना कि आजकल मार्जिन पहले जैसे नहीं रहे। हम्म। 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 स्टेटमेंट आपने सुना होगा कई बार, हाँ समझे, जी सर। है ना? हाँ जी सर। और हाँ जी सर। बिजनेसमैन का काम हमेशा रोने का है। हम लोग हमेशा रोते हैं। ठीक है, जब हम लोग शादियों में जाते हैं, ठीक है, तो किसी को इम्प्रेस करना होता है, और मैं भी बिजनेसमैन हूँ वैसे तो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सही तो हम बात है लोग क्या सर। करते हैं कि यार बिजनेस जैसा कोई है नहीं, इसमें इंडिपेंडेंस है, देखो आज मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, है ना, जब चाहता हूँ किसी की भी शादी में चला जाता हूँ, लेकिन जानते हैं उसी की शादी में जहाँ जाना चाहते हाँ। हैं। दूसरा, है ना, जब हमें ये लगता है, और यहाँ सभी बिजनेस वाले, जब हमें ये लगता है कि कोई हमारे धंधे के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल कर रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है, तो हम हमेशा नेगेटिव व्यू देते हैं, है कि नहीं, बात सही? हाँ सही बात है सर। है ना? परफेक्ट। जब भी आपको लगे कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ज्यादा इंक्वायरी कर रहा है, तो वी ऑलवेज गिव देम नेगेटिव व्यू ऑफ द बिजनेसेस। तो पहला सेंटेंस क्या था, अरे पहले अच्छा था, लुक्रेटिव, बट अभी ऐसा नहीं रहा। दिस इज एग्जैक्टली दैट फेनोमेना। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब है कि जो वैल्यूएशंस आपको यहाँ मिल रहे थे, और जो आपने हाइप देखा होगा स्टॉक में, वो हाइप आप नहीं देखेंगे। आपको रियलिटी से अलाइन होना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? हाँ जी सर। ये जी धंधा सर। जो, हाँ, ये बिजनेस चेंज हो गया है, ये समझना जरूरी है। ये लोग नहीं समझते कि पहले 22-23% का मार्जिन कमा लेते थे लोग, अब ये 18-19% में ही है। ठीक, खींच के अगर इधर ले गए तो बहुत अच्छा। तो इसको पकड़िए कि 20 से 23%, मान लीजिए 3% का मैं पकड़ू, थोड़ा बड़ा रेंज पकड़ लिया, और इधर से मैं 17 से मान लीजिए 20% पकड़ लूँ। और ऑब्वियसली ओवरलैपिंग नहीं हो सकता, 19% पकड़ता हूँ, तो 2-3% का इधर, ये एक फेज है, और बेटर मार्जिन वाले। अब ये क्यों हुआ, ये आपको इधर देखना पड़ेगा कि क्या इधर कुछ चेंजेस हुए। देखिए तो, नहीं, यहाँ तो मुझे कोई चेंज नहीं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, हाँ बट मटेरियल कॉस्ट तो सेम लग रहा बट इधर मुझे दिख रहा है ना? है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी सेम है सर ऑलमोस्ट। नहीं, थोड़ा सा बढ़ा है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो 6-7% था, अभी 8-10, हाँ 6-7% से 7-8% हो गया। 7-8%, 2% इधर जो है इन्होंने खा लिया। और कोई कॉस्ट है जो हमें दिख नहीं रहा है, इसमें इसमें नहीं दिख रहा, डिटेल में देखेंगे तो सर दिख ये जाएगा। सप्लाई चेन, सर इसमें सप्लाई चेन के कारण हो सकता है ऐसा। तो हो सकता है, लेकिन इन्होंने भी सिर्फ दो ही कॉस्ट पकड़ा है, ये टोटल कॉस्ट 70,
67-68% का ही पकड़ा है, आप समझे। बाकी के 30% इसमें से नहीं है, गायब है, तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बट वो हो सकता है लार्जली बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट टू द एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड। और दूसरा क्या है, सबसे पहली चीज जो कि पूछना पड़ेगा, क्या ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है, क्या। कंज्यूमर इंडस्ट्री। हाँ हाँ, जो अपन बोलते हैं ना, ग्राहक ग्राहक आता है क्या आपके दुकान, हाँ। कंज्यूमर फेसिंग है क्या, इज इट बी टू बी और इज इट बी टू सी बिजनेस, क्या कंज्यूमर खरीदते, एंड बायर कौन है, कंज्यूमर है, छोटे छोटे लोग हैं, या आप इस यहाँ से पेंट बना के आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को बेचते हैं, रिलायंस को बेचते हैं, कैसा बिजनेस है ये, तो हम ही लोग एंड यूजर है, कंज्यूमर, कंज्यूमर है मास ना। कंज्यूमर। Correct. तो उसमें आपको एक चीज दे, और ये कैसे बढ़ता है वो देखना पड़ेगा, तो दो सवाल पूछना पड़ेगा जब आप पीएनएल एनालाइज करते हैं, कि ये आ कहाँ से रहा है, वेदर इट इज, तीन टाइप के बिजनेसेस होते हैं। बिजनेस आपने सेल्स तो किया, ये भी किसी किताब में, हाँ, बी टू बी है, या बी टू सी है, या बी टू जी है, समझे आप। लास्ट का क्या बोला सर, बी टू? गवर्नमेंट टेंडर बिजनेस जी, ओके ओके। रिस्की होता है, वॉलाटाइल होगा, ऑफिसर हम्म बदल, हम्म की पोस्टिंग हो गई, सरकार बदल गई, तो आपके बिजनेस भी उड़ जाएंगे। हाई मार्जिन बिजनेस, हम्म वेरी रिस्की बिजनेस, ठीक है। हम्म हम्म तो हम्म दिस शुड हम्म नॉट बी मोर देन, मतलब आइडियली आप देखेंगे किसी कंपनी में 20-30% से ज्यादा नहीं होता होगा, पूरा ही टेंडर बिजनेस है तो उसका रिस्क ज्यादा हो। कई सारी ऐसे कंपनीज हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, जो चलती ही उस पे है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, हम्म टेंडर बिजनेस। हम्म अब ये हम्म भी कहीं हम्म पेंट सप्लाई करता होगा ये कंपनी, गवर्नमेंट को भी पेंट सप्लाई करता होगा, बट 20-30% ज्यादा टेंडर का बिजनेस नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमें जाकर देखना पड़ेगा, ये बी टू सी है क्या, यस। ये बिजनेस टू बिजनेस है क्या, थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये मारुति को पेंट बेचता होगा, ये किसी ऑटोमोटिव कंपनी को पेंट बेचता होगा, तो थोड़ा बहुत है, बट स्मॉल। बट लार्जली पेंट जो है डीलर्स के थ्रू बेचा जाता है, और बिजनेस टू, ये बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी बिजनेस, ठीक। ये सेल्स कहाँ से आया, लार्जली इन पे डिपेंडेंट है, 60% सेल्स इस पे डिपेंडेंट है, 40% जो है इस पे है। इसका परसेंटेज होगा, कुछ कुछ परसेंटेज होगा, मान लीजिए कि 10% फॉर एग्जाम्पल, तो नेचुरली ये 30% तो है, मगर जरूर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, तो एक हो गया कि सेल्स आया कहाँ से, बी टू बी है कि बी टू जी है, वो समझना जरूरी है। दूसरा, ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर है या वाया डीलर्स है, ठीक है। वाया डीलर। हाँ, जो भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जैसे अमेजोन से डायरेक्टली आप खरीद पा रहे हैं, बोर्ड से, है ना, हम्म दे ट्राई टू मेक इट डायरेक्ट टू कंज्यूमर, आप, हम आपको पहुंचा देंगे या आपको मिल जाएगा डीलरशिप, सो दे ट्राई टू मेक इट डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। इसमें मार्जिन हम्म ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं ना मिडिल मैन, और यहाँ मार्जिन कम हाँ हो, जी सर। इसमें बीच में आपने एक लेयर बैठा रखा है, डीलर, तो डीलर हम्म मार्जिन देना पड़ेगा 15-20%, वो मार्जिन खा जाएगा, ठीक। इसके अलग चैलेंज, हाँ जी सर। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको टेक्नीशियन भेजना पड़ेगा घर पे, वो एक कॉस्ट है। इसमें हम्म डीलर बैठा है बीच में, वो सर्विसिंग का कॉस्ट, ये मतलब सर्विसिंग ये देखेगा। डीलर हर छोटी मोटी चीज के लिए चार्ज नहीं कर सकता, है ना। पेंट खराब, हम्म। बेकार है, पेंट का ढक्कन टूटा हुआ है, पेंट इज नॉट सूटेबल, पेंट में लीकेज है, अब एक बाल्टी कहाँ एशियन पेंट्स कलेक्ट करके मिलेगी, डीलर को पेंट ले लो, कंपनी को वापस कर देंगे, मैं झगड़ा करता रहूंगा, इसको तो दे दो कम से कम। तो डी टू सी में मार्जिन ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई बीच में डीलर नहीं है, और इसमें जो है डीलर में मार्जिन कम होता है, बट इसमें आप सर्विस दे पाते हैं, है ना। कोई भी इंक्वायरी है, पेंट दिखाना है, पेंट मिक्सिंग करना है, अब आप एक पेंट कहाँ भेजोगे मिक्सिंग करके, अगर आप एशियन पेंट्स हो, नॉट पॉसिबल। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सेल्स आ रहा है वाया डीलर है या डायरेक्ट टू कंज्यूमर है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक किया, या तो ऐप से बुक किया, जो भी बुक किया पहुंच गया उसके पास, आप समझे ना। और ये जो है हाँ जी डीलर, सर। और ये डीलर मार्जिन, तो इसमें आप पाएंगे कि डीलर्स हैं बहुत सारे एशियन पेंट्स के,
है ना। कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी हाँ होते जी। हैं, कॉमन स्टोर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। अब जब डीलर मार्जिन हो गए, ठीक है ना, तो आपको एक चीज दिखनी पड़ेगी कि ये जो इंडस्ट्री चेंज हुआ है, पहला सवाल आपके दिमाग में, पहला मन में भय डर फियर होना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, देखें ना, 22 20 से 23% था, है ना, तो जो चेंज हुआ है, हम्म। कहीं डीलर को मार्जिन ज्यादा देने से तो नहीं हो एडिशनल डिस्काउंट देने से। गया? करेक्ट। हम्म। समझे आप? हम्म। सेल हम्म। बढ़ा हुआ हम्म। है, पूरा धंधा आपको मालूम है, यू नो दैट, बट कभी आपने सोचा नहीं इस एंगल से कि इसमें कैसे हम्म। सो इफ यू गो हम्म। गिव मोर डिस्काउंट्स, देन दिस विल गेट इम्पैक्ट। हम्म। हम्म। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। आप समझ गए, क्वेश्चन को लिख लीजिए कि क्या हम्म। ये D2C है, या डीलर मतलब दिस इज कंपनी वाया डीलर, तो वाया डीलर बिजनेस है ये, है ना। हम्म। तो उस केस में डिस्काउंट आपको देना ही पड़ता है जब सेल्स इंपैक्ट होगी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 रहा था कि आया कैसे, है ना। और दूसरा, उससे पहले जो हमने सवाल पूछा था कि ये B2B है, B2C है, या B2G, वेटेज किसका ज्यादा है ना, कैसे बेचते हो आप पेंट, ये सवाल बहुत जरूरी है, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। बिजनेस के बारे में जब सीख रहे हैं तो सबसे पहला कि आप अपना मेन कस्टमर कौन है। तो पेंट में एशियन पेंट्स का 60% सेल्स जो है घरों को रंगने वाले पेंट्स हैं, इसलिए B2C। सो सही कंज्यूमर है सर। फिर अब कंज्यूमर के पास आप पहुंचोगे कैसे? ई कॉमर्स से पहुंचोगे, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C जिसको बोलते हैं, या फिर आप पहुंचेंगे हम्म। डीलर के माध्यम से। डीलर आ गया मतलब हम्म। डीलर के हाथ में है सेल्स। डीलर अगर खुश नहीं है हम्म। तो सेल्स नहीं होगी। डीलर को आप ट्रिप पे नहीं ले जाओगे बाहर, इंडिया के बाहर घुमाने के लिए, है ना, हम्म। हम्म। मलेशिया, इजिप्ट, जहां जहां भी लोकेशन है, टूरिस्ट लोकेशन, अगर आप डीलर को हम्म। घुमाने अवार्ड सेरेमनी नहीं रखेंगे, 5 स्टार होटल में नहीं रखेंगे, परफॉर्मेंस नहीं इवेलुएट करेंगे, तो डीलर नहीं बेचेगा आपको। डीलर हम्म। लेने जाएंगे तो सेल्स इंपैक्ट हो जाएगा। और डीलर को खुश नहीं रखेंगे, इसको डिस्काउंट्स देकर ज्यादा मार्जिन नहीं देंगे, तो ही विल नॉट बी हैप्पी। आप समझ, इसलिए स्कीम्स लॉन्च समय समय पर, एक बढ़ता है, और जब इसको भी लगता है डीलर को कि मैंने कुछ अचीव किया, कॉम्पिटेटिव फील करता है ना, तो उसको दिखाता है ना, महाराष्ट्र में डीलर, तो उसको बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसको अवार्ड देने वाला है। आप समझे ना, तो उसको क्या है, मैं इतने करोड़ का धंधा करता हूँ, 500 करोड़ का धंधा हो रहा हो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है उसको। वो जाके बोलेगा, लेकिन किसको बोलेगा? बिजनेसमैन बता ही नहीं सकता कि मैं कितना बिजनेस करता हूँ, क्योंकि बोलेगा तो उसको इनकम टैक्स को डर है कि कोई पीछे ना पड़ जाए। तो उसको इज्जत कहाँ मिलती है? इन डीलर मीट्स में। मान मिलता है कि भाई महाराष्ट्र के सबसे बड़े डीलर हैं, तो 10 लोग 20 लोग पूछते कि अरे कैसे सेल्स करते हो सर, आपका शॉप देखा था, बहुत बढ़िया लगा, ऐसा वैसा ये वो, है ना, कभी मिलने आइए, ऐसा वैसा। डीलर को बुलाया स्टेज पे, उसकी अकड़ अलग है ना, कि मैं महाराष्ट्र का टॉप डीलर हूँ। कोई वेस्टर्न रीजन का डीलर होगा टॉप, उसकी और अकड़ है ना, ऐसा। उसको स्टेटस मिल रहा है, वाले उसके पूछ रहे हैं ये वो, उसको भी बोलने के लिए है 2 जगह। अरे मेरे को कैसे नहीं, मेरे बात कैसे नहीं, मेरी बात कैसे नहीं कंपनी सुनेगा, मैं तो सबसे बड़ा डीलर हूँ। माल कैसे वापस नहीं हो, डिस्काउंट कैसे नहीं मिलेगा, टाइम पे दिवाली पे कैसे नहीं पहुंचेगा, मैं सबसे बड़ा डीलर हूँ। सो दीज आर वेज टू क्रिएट डिफरेंशिएशन एंड कंपटीशन विद इन द डीलर्स सो दैट सेल्स बढ़े। डीलर को खुश करने का और रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है, सेल्स पे इम्पैक्ट होता है उससे। जिस कंपनी का डीलर खुश नहीं है, उस कंपनी का उस कंपनी की सेल्स डाउन। तो जैसे ही नया सेल्स मैनेजर आता है, या जैसे ही एरिया मैनेजर आता है, या जैसे ही जोनल हेड आता है, तो सबसे पहले कहाँ भागता है? किससे? डीलर। करेक्ट। डीलर के पास जाएगा, डीलर की प्रॉब्लम सुनेगा,
तो बोलेगा नहीं नहीं मैनेजमेंट चेंज हो गया, मैं आ गया, आप बोलो मेरे को क्या चाहिए आपको, है ना। फिर उसमें इंप्रूवमेंट करेगा रिस्पॉन्स टाइम में। तो ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द सेल्स। पुराने वाले जो पुराने थे नहीं सुन रहे थे, तो डीलर को खुश करने का ये है, और वो यहाँ इम्पैक्ट। अगर मार्जिन गिर रहे हैं, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, अगर मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं, दो चीज पूछनी पड़ेगी। क्या पूछेंगे? क्या डीलर्स आर नॉट हैप्पी, है ना। ये भी हो सकता है। हम्म क्या डीलर खुश नहीं है, तो डीमोटिवेटेड है, क्यों बेचेगा आपका प्रोडक्ट? चार प्रोडक्ट है, कैंसाई नेरोलैक है, बर्जर पेंट्स हम्म है ना, बिरला ओपस आ गया है, एक और है मुझे बताया, तो बोले सर ये भी अच्छा है, इसमें डिस्काउंट है, ये आप ले लो, ये मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। तो मैं बोला वो क्यों नहीं बेच रहे हो एशियन पेंट्स? बोला सर उस पर अभी अभी डिस्काउंट मिलना शुरू है, अब वो लोग भी डिस्काउंट्स देने लगे। यही फीडबैक निकला। तो डीलर्स जो है अगर खुश नहीं है, एक हो सकता है इसलिए, अगर किसी का सेल्स इंपैक्ट हुआ एनी इंडस्ट्री। दूसरा कि हो सकता है कि डिस्काउंट्स जो है देना पड़ रहा हो, इतना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन हो गया हो इस इंडस्ट्री में, है ना। एक अभी तक चार प्लेयर थे, दो प्लेयर और आ गए, तो छह प्लेयर आ गए। अभी आपका मार्केट शेयर खाएंगे, तो इनको हटाने के लिए, इनसे जीतने के लिए आपको डीलर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने पड़ेंगे। वो भी एक रीजन हो सकता है कि जिसके कारण ये इम्पैक्ट। ये दो लार्जली रीजन है, इसको लिख लीजिए। दिस इज हाउ द एनालिसिस इज डन एट दिस लेवल। तो जाके आपको इंडस्ट्री समझेगी। समझ गया ना? इसका नोट जरूर बनाइएगा, और मुझे, मैं इसका आपको शॉर्ट नोट भी बना के भेज दूंगा। बट इससे बेहतरीन तरीका नहीं है, इतना सिंप्लीफाइड तरीका नहीं है। इससे ज्यादा आपको कोई सिंपल नहीं बताएगा। इतने कारण बता देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई एनालिसिस करूं कि छोड़ दूं। जब मैं पूछूं सवाल, सही। मेरे पास दो सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए कंपनी एनालिस्ट। लोग इतना कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, लोग 50 सवाल देना चाहते हैं, और मैं आपको दो सवाल देना चाहता हूँ कि इन दो प्रॉब्लम्स में ही 90% प्रॉब्लम्स है, और यही सोल्यूशन। जितनी भी एनुअल रिपोर्ट बैलेंस शीट आप पढ़ेंगे, इन दोनों में ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ गए आप लोग? हाँ सो जी सर। जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस to look at when you are looking at the industry. Very, very important questions. People usually ignore such uh, questions. And unfortunately, जब लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है क्लासेस में, तो इसको एज ए नंबर पढ़ाया जाता है, एज ए परसेंटेज पढ़ाया जाता है, एज ए न्यूमेरिकल पढ़ाया जाता है। इट हैज टू बी टॉट इन कंजंक्शन विद द बिजनेस मॉडल। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल एंड व्हाई दिस नंबर? ये बिजनेस मॉडल की कहानी है, उसमें छुपी हुई कहानी, आप समझे ना। तो बिजनेस मॉडल और पीएनएल हम्म अलग नहीं हो सकता। आपको यही बताना पड़ेगा कि ये धंधा कैसे करता है, डीलर के थ्रू है कि डीलर के ऑनलाइन बेचता है। यू विल हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम राइट हियर, बिकॉज आई शुड नो why the cost has got impacted, why the sales is this much, what is the overall industry, उसका क्या परसेंटेज ये बेचता है और किस माध्यम से बेचता है, whether he is doing government business with the government largely, or this company is doing business with consumers, और इज डूइंग विद बिजनेसेस, मतलब फैक्ट्रीज के साथ इंडस्ट्रियल में बेचता है पेंट। ये यही समझना पड़ेगा, ठीक है। ये अदर इनकम क्या है? हाँ अदर जी। अदर इनकम कुड बी डिविडेंड इनकम। कहीं आपने किसी कंपनी में लगा रखा है पैसा, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो डिविडेंड्स आ गया। या फिर आपने बैंक में पैसा रख रखा है, एफडी वगैरह में डाला है, तो उससे जो पैसा आएगा तो वो अदर इनकम में वो तो कंसिडर होगा। एग्जैक्ट जानना है तो आपको पूछना पड़ेगा। दो चीजें हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स, इनकम नॉर्मल। नॉर्मल इनकम मतलब एफडी से पैसा आ रहा है, इस टाइप की चीजें। इंटरेस्ट इनकम हो सकता है या डिविडेंड इनकम, इसको लिख लीजिए। अदर इनकम में दो चीजें आती हैं, नॉर्मल एंड एक्सेप्शनल। नॉर्मल जो कि आपके रेगुलर ऑपरेशंस में आए, जो भी कैश पड़ा है वो बैंक में रखना पड़ेगा। बैंक में रखेंगे तो उसमें पैसा आएगा। अगर आप किसी फंड वगैरह में पार्क करेंगे पैसे शॉर्ट टर्म में, तो उसमें से डिविडेंड आ सकते हैं, तो डिविडेंड भी नॉर्मल इनकम। एक्सेप्शनल मतलब कभी कभार होने वाली ये घटना जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपने कोई लैंड खरीदा और उसको प्रॉफिट में बेचा। अब वो पेंट बनाना और लैंड बेचना दो अलग बिजनेस है। किसी भी कंडीशन में ये रेगुलर बिजनेस में कंसिडर नहीं किया जा सकता।
तो इससे प्रॉफिट या लॉस जो आएगा दैट इज एक्सेप्शनल आइटम, तो ये जरूर ध्यान रखिए। इंटरेस्ट यानी कि हफ्ता और ईएमआई जो भर रहे हैं आप। डेप्रिसिएशन यानी कि जो आपने फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास, टेंजिबल एसेट्स हैं, वो डेप्रिशिएट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितना डेप्रिशिएट होते हैं, कितना अलाउड है डेप्रिसिएशन, ये ये हमें देखना पड़ता है। डेप्रिसिएशन जो है कि कितनी है, और उसके हिसाब से टैक्स परसेंटेज जो है यूजुअली 15% प्लस सरसेस चार्जेस होते हैं, तो ये 25 से 1% के आसपास आता है मोटा मोटी, कभी कम कभी ज्यादा। तो आप पूछेंगे 31% क्यों? क्योंकि कोई इन्होंने टैक्स कम पे किया होगा, या फिर इनकम टैक्स ने बोला होगा कि आप ये फिर से कैलकुलेट करो, हमारे हिसाब से टैक्स ये है। अगर ये कंपनी मान गई तो 31% देना पड़ेगा, अगर कंपनी नहीं मानेगी तो फिर इनकम टैक्स के केसेस चलते हैं, हाई कोर्ट तक भी जाते हैं, है ना। बट यूजुअली आप देखेंगे कि 15% प्लस सरचार्जेस मिला के 25-26% रहते हैं, है ना। तो ऐसा है सिस्टम। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सो नेट प्रॉफिट जो आप देखेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो इस परसेंटेज है। अब आपको देखना पड़ेगा, कल मैं आपको बताऊंगा कॉमन साइज आइटम क्या होता है, कल बताता हूँ। और ईपीएस देखिए, ईपीएस जो है इसका, इस पे भी चर्चा करेंगे, अर्निंग पर शेयर है। सो ये आपका यहाँ तक आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बोलते हैं, इसमें से टैक्स माइनस कीजिए तो आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से कोई भी ऐसा इनकम या ऐसा कोई भी डिविडेंड जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स, यानी कि जो आप शेयर्स ऑनलाइन खरीदते हैं, हम जैसे लोग, मतलब कॉमन शेयर होल्डर जिनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं है ना, तो वो अगर हटा देंगे, अगर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ भी मिल रहा है, ठीक है, ठीक, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, ठीक है, इफ यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उससे आ जाता है ईपीएस। अगर आपकी कंपनी में प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं आते तो ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉमन शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ, नॉट ईपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के पास जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग, उससे डिवाइड कर दिए तो ईपीएस आ जाएगा। बाकी का मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से आपको क्वेरी समझाएगा। ईपीएस कहाँ देखेंगे? तो मान लीजिए कि एशियन पेंट्स निकालता हूँ, पुराना डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एशियन पेंट्स पुराना डेटा देख रहा हूँ, ठीक, और इसका मैं कहाँ देख पाऊंगा डेटा? तो वीकली पे चले जाइए या डेली पे चले जाइए, ई पे क्लिक कर दीजिए, इस पे नीचे आ जाइए, और यहाँ पर एशियन पेंट्स फाइनेंशियल पे क्लिक, एंड देयर यू हैव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर जो है, दिख रहा है आपको, है ना। तो नेट प्रॉफिट को, दिस इज रफली कितना है, 958 मिलियन, 95 करोड़, मतलब लगभग 100 करोड़ के आसपास शेयर्स बांटे। इनसे जब आप डिवाइड करेंगे तो, है ना, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दैट विल गिव यू द ईपीएस। समझ गए? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। सर इसमें Yes, sir. नेट प्रॉफिट में डिविडेंड, जैसे कि जो डिविडेंड है वो भी माइनस होता है ऐसे, प्रेफरेंस को छोड़ के, प्रेफरेंशियल को छोड़ के, प्रेफरेंस छोड़ दीजिए, नॉर्मल बाकी डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड माइनस नहीं होता, क्योंकि नहीं नॉर्मल होता ना सर? पार्ट है ना, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट है ना। ओके, ओके। तो जो नेट भी प्रॉफिट सर, प्रेफरेंस, जिसको नॉट नेट प्रॉफिट आता है वो डिविडेंड को छोड़ के नेट प्रॉफिट है ना, मतलब सर? नेट प्रॉफिट में से जो भी प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जा रहा है, नॉर्मल डिविडेंड नहीं,
प्रेफरेंस शेयर ओके होल्डर्स को जो भी ओके डिविडेंड आ रहा है सिर्फ उतना ही माइनस करना है। ओके तो दैट इज नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, but it already includes that net profit already includes dividend to the equity shareholders. It already includes it. तो net profit में ऑलरेडी सब इसी में से डिविडेंड जाएगा ना। ओके ओके दो तीन पार्ट इसके होंगे, कुछ रख लिए जाएंगे जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो उसका नाम क्या रहेगा? रिजर्व्स ओके क्या क्या क्या? रिजर्व्स रहेगा कुछ ऐसा कुछ हाँ, रिजर्व्स में ऐड होगा, वो डायरेक्ट रिजर्व नहीं है, उसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स ओके हाँ, एक हो गया डिविडेंड जो कि आपने बांट दिया, ठीक है, ओके ओके और वो है सबका कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब आप और हम जैसे जो भी शेयर्स, नॉर्मल शेयर होल्डर्स, कॉमन हम्म डिविडेंड है जो कि किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। समझे आप? हाँ जी सर तो तीन हो गए, डिविडेंड हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स का, एक हो गया रिटेन अर्निंग्स, एक हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक। ओके तो आपको ये जब माइनस करेंगे, ये जब माइनस कर देंगे आप, तो ये दो आइटम बचा, क्योंकि तीन हिस्से हैं, हम्म हम्म और इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, टोटल शेयर्स। ओके तो ईपीएस आ गया, है ना। नेट प्रॉफिट में से ये निकाल दीजिए अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो ये माइनस कर दीजिए। सर इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर आपने बताया तो और भी कुछ नाम है क्या आउटस्टैंडिंग के अलावा नहीं, नहीं टोटल। मतलब आउटस्टैंडिंग अरे कितने शेयर इशू किए टोटल? ओके इशू किए ना आज तक? आपने शेयर्स इशू किए होंगे ना कंपनी में, फ्री में तो नहीं मिलेगा ना। पैसा कहाँ से लाएगा? शेयर्स इशू करना पड़ेगा ना। ओके तो जो टोटल टोटल शेयर इश्यूज में सर जैसे प्रमोटर के पास भी जो है हम्म। तो वो काउंट सब होता है सब सब उसमें सब सब ओके ओके भी शेयर्स इशू कर रखे हैं, सब कुछ, ये सारे, ओके ये ओके ये सारे कितने सारे शेयर होल्डर्स, ये परसेंटेज में है, इन सबको ऐड किया तो 95 करोड़ शेयर्स आते हैं। ये देखिए, ओके ऑफ शेयर्स जो है लगभग 1 करोड़ शेयर्स है, इनके बीच में 95 करोड़ शेयर्स बचे बटे। समझ गए ना? बराबर तो आज इसको यही रोकते हैं, फिर कल जो है और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। इस बार रेशियोज मैं आपको अलग एंगल से दिखाऊंगा, आपने ये सब कहीं सुना ही नहीं होगा, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, स्पेशली दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन द मार्केट्स आर वोलेटाइल। ठीक है, ठीक है सर जी सर। ठीक है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से काम है, तो मैं ये रोकता हूँ बिकॉज रिकॉर्डिंग फिर अपलोड करता हूँ। फिर ठीक है सर ओके।